नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट का 4th चैप्टर जलवायु डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर मैंने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 4 जलवायु। पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो इस लेसन के बारे में हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ मौसम है। और इसके अलावा भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। और किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं जैसे अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, पवन तंत्र है, समुद्र तल से दूरी है और महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण है। तो ये इस बुक के अंदर भी दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ऊंचाई 6000 मीटर है और भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पे विश्व में सबसे अधिक बरसात होती है। तो देखिए 4 स्थान है जिसका आंसर होगा मासिनराम। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बरसात होती है। ये स्थान के बारे में पूछ रहा है तो मासिनराम। अगर राज्य के बारे में पूछता तो चेरापूंजी। फिर देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम लू कहते हैं, गर्मियों में चलती है उत्तर भारत के अंदर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अब सर्दी के मौसम में जो बरसात होती है वो चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो इसका आंसर होगा ख नंबर। फिर नेक्स्ट है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। मानसून भारत में 1 जून को प्रवेश करता है, तो यानी जून के प्रारंभ में। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। गर्म दिन व ठंडी रातें, ये ग्रीष्म ऋतु यानी कि भारत में शीत ऋतु की एक विशेषता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, अक्षांश है, जो कि हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट में पढ़ा था उसके अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। हालांकि फिर भी अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र। फिर नंबर 4 पे है समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये इसका आंसर होगा। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, उसके क्या कारण हैं। तो देखिए भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर व 20 डिग्री के बीच रहता है। स्थल व जल के गर्म व ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। आसपास समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो ये कुछ इसके मेन कारण है। ग्रीष्म ऋतु में के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। यानी जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, थ्योरी बनाई थी, तब मैंने इसको जो इसके फैक्ट थे उसको समझाया था। यानी ये स्थिति का वर्णन करता है कि मानसून जब आता है तो जलवायु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन से क्षेत्र में क्या परिवर्तन होते हैं, यानी कौन सा क्षेत्र खिसक जाता है और कौन सा क्षेत्र वहीं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वहीं रहता है, क्या क्या उस पर असर होता है। तो उस चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं। यानी मानसूनी जलवायु जब आती है उसका किस क्षेत्र पे क्या असर होता है। उसके बाद एल निनो दक्षिणी दोलन की घटना सक्रिय रहती है। ये एक पवन का नाम है जिसके कारण कि जो घटना है, दोलन की घटना है, वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, यानी कि पवनों की जो दिशाएं हैं वो बदल जाती है। टोटल बात ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक रहता है। तो आपको पता है कि दिन का जो तापांतर है वो अधिक कहाँ रहता है, उत्तर भारत में रहता है वैसे तो, फिर भी पढ़ लेते हैं अपने। देखिए भारत का पर्वतीय भाग होगा पठारी और उत्तरी मैदानी भाग, यानी कि हमारा जो उत्तर का भाग है उसमें दिन का जो दैनिक तापांतर जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा रहता है, यानी सुबह के समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इस भाग में कर्कवृत्त गुजरता है, यानी कर्क रेखा गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त
वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। समुद्र से दूरी होने के कारण इस क्षेत्र का दैनिक तापांतर दिन में काफ़ी बढ़ जाता है, रात में अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। यहाँ दैनिक तापांतर अधिक होता है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इस वृत्त के आसपास दिन में तापांतर अधिक होता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि इसका आंसर है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा आती है? मालाबार तट कहाँ है? ये है दक्षिणी भाग, यानी कि केरल के दक्षिणी तटीय और पूर्वी तटीय भाग पर। जहाँ केरल दक्षिण भाग में स्थित है, उसका जो दक्षिण भाग है केरल का, और पूर्व का जो भाग है उसका, वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यानी ये चीज़ें जो आपको है, ये मैप के द्वारा समझाई जाए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगी। तो हम मैप के द्वारा भी इसको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, या जब भी टाइम होगा तो इसको मैप के ज़रिए समझाई जाएगी ये चीज़ें आपको। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। तो देखिए, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी होती है उसी के कारण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि आपको पता है जुलाई में अगस्त में होती है। तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी यानी कि जलवायु के कारण ही बरसात होती है। फिर देखिए जेट धाराएं क्या है, और ये धाराएं किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जेट धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रभावित होने वाली पश्चिमी हवाएं होती है। जेट धाराएं का मतलब भी हवाएं ही है, जो क्षोभमंडल से के अंदर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ से होती है। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें जेट धाराएं कहते हैं। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है, गर्मियों को छोड़ करके। और इस पश्चिमी प्रभाव के कारण देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, यानी हवाएं सर्दी के जो मौसम में आती हैं, जिन्हें मावट कहते हैं, यानी जो बरसात होती है मावट कहलाती है। अभी सर्दियों में जो हवाएं चलेगी, फिर जो बरसात होगी, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं, यानी कि ये हवाएं वर्ष भर बहती है सिवाय गर्मियों को छोड़ के। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या, यानी कि मानसून का विराम, मानसून का रुक जाना, लौट जाना, क्या चीज़ होती है? देखिए, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में हवाएं चलती है और जो जो मौसम में परिवर्तन आता है ऋतुओं के अनुसार, वही मानसून है। मानसून में विराम एक परिघटना है, जैसे मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनसे वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, वर्षा में विराम आ जाता है, यानी वर्षा रुक रुक कर होती है कई बार, यही अंतराल या विराम कहलाता है। दो अवस्थाएं होती है, एक गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है जबकि वर्षा होती है, दूसरी तरफ वर्षा रुक जाती है। मतलब दो अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहले अगर ऊपर की तरफ वर्षा होती तो दूसरी तरफ रुक जाती है। तब ऐसा होता है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, मैदानों के समय तक शुष्क अवस्था रहती है, इसे ही मानसून में विराम कहते हैं। यानी जब बरसात कुछ दिन होती है, उसके बाद कुछ दिन का गैप आ जाता है, फिर कुछ दिन होती है, फिर गैप आ जाता है, तो यानी उसका विराम, रुक रुक के बरसात का होना मानसून का विराम कहलाता है। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो देखिए, भारत का प्रत्येक भाग, चाहे जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु हो, गुजरात से पूर्वोत्तर भारत हो, सभी मानसून का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जनजीवन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि सर्वाधिक बरसात जो है वो मानसून के कारण, यानी इन्हीं मानसून से होती है, इसलिए इसको एक सूत्र में पिरोए जाने वाला समझा जाता है। मानसून की प्रत्येक स्थितियाँ, जैसे मानसून का समय पर आना, समय से पहले चले जाना, लंबे समय तक रहना, अचानक गायब हो जाना, ये लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। भारत में वर्षा के जल का वितरण, कृषि प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः मानसून पर निर्भर होती है। यही कारण है कि मानसून को, यानी कि जो हमारी खेती है वो मानसून पर डिपेंड होती है, उसी के कारण फसलों की जो दिशा है वो सब कुछ बदलती है, इसलिए इसको एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है? यानी जब हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी गति कम होती जाती है। तो देखिए, भारत में वर्षा का वितरण जो है देश के आकार द्वारा नियंत्रित होता है, पवनों के प्रवेश और मार्ग पर निर्भर करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर भारत उत्तरी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा लाती है। यानी जब पवनें स्टार्ट होती है, जहाँ से बरसात करती हुई आती है,
वहाँ उसकी गति तेज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उनकी गति कम होती जाती है। यह अपने साथ अधिक मात्रा में जल वाष्प और नमी लाती है। आगे बढ़कर ये उत्तर पश्चिम की ओर जाती है और जल वाष्प और नमी की मात्रा घटती है, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। अब आपको पता है राजस्थान में बिल्कुल ही कम होती है, उसका कारण है अरावली पर्वतमाला, यानी कि बीच में एक ठहराव होने के कारण यहाँ बरसात बहुत कम होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारण बताएं। भारतीय उप महाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन के कारण निम्नलिखित हैं। विभिन्न मौसमों में वायुदाब पवन तंत्र भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग मौसम में वायु का जो दाब है और पवन चलने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर से उच्च दाब होता है। जब बरसात यानी कि ठंड का मौसम आता है तब हिमालय पर्वत का जो उत्तर का भाग है वहाँ पर जो उच्च दाब होता है, उच्च दाब का मतलब है वहाँ मौसम अधिक ठंडा होता है, क्योंकि बर्फ़ के कारण इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं, आपको पता है शुष्क हवाएं चलती है ठंडी, दक्षिण से निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर की तरफ बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया उत्तर पूर्वी भारत के ऊपरी निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित। गर्मी की ऋतुओं में जो हवाएं चलती हैं वो बिल्कुल शुष्क होती हैं, यानी कि गर्म हवाएं होती हैं, जिससे वहाँ के वातावरण को पूरी तरह वो प्रभावित करती हैं। वर्षा ऋतु में दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में बहते हुए वायु महाद्वीपीय भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। ये जो पवनें हैं, अब देखिए ये हिंद महासागर से आती हैं। ये पवनें कब आती हैं? ये जून के प्रथम माह में भारत में प्रवेश करती हैं और फिर धीरे धीरे लौटना प्रारंभ करती है और दिसंबर तक लौट कर चली जाती है। राजस्थान में मात्र ये 1.5 माह ही रहती है, 1.5 महीने। तो देखिए इसी कारण वायु की दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर इसका एक और क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने होती है। तो भारत में वर्षा का प्रमुख कारण यहाँ बहने वाली मानसूनी पवनें हैं। वर्ष के कुछ ही महीने जून से सितंबर तक बहती है, क्योंकि मानसून कुछ ही समय के लिए आता है और उसके बाद चला जाता है। इन महीनों में भारत का स्थलीय भाग गर्म होता है, महासागरीय भाग कम गर्म होता है, जिससे हिंद महासागर के ऊपर उच्च दाब उत्पन्न होता है। वायु के इस उच्च दाब में से उस महाद्वीप के स्थल के निम्न दाब की ओर बहने के कारण ये अपने आप बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प नमी लाती है। इन दिनों वर्षा का प्रमुख कारण होती है, यानी कि जब मानसून पवनें आती है तो अपने साथ नमी यानी कि ठंडापन और जलवाष्प लेकर आती है, और जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है वहाँ पर इनका क्षेत्र अधिक होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने होती है। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है कि जलवायु किसे कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मिनट। देखिए इसमें लिखा हुआ है कारण बताएं, थोड़ा सा चेंज हो गया ये। इसमें 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। और 5वां फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान गुजरात के कुछ भाग व पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है। तो इसके जो आंसर हैं वो देखिए, इसका पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। सर्द ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, स्थल से समुद्र की ओर होती हैं, बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, यानी कि तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वो किन पवनों से होती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से, जो स्थल से यानी धरती से समुद्र की ओर बहती है ये, ना कि समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है और अपने साथ आर्द्रता लाती है। तो ये इसका कारण था। चौथा फिर क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर देखिए, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं, इसका कारण है कि क्योंकि अंडमान सागर पर पैदा होने वाला चक्रवाती दबाव मानसून व अक्टूबर नवंबर के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं द्वारा देश के आंतरिक भागों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चक्रवात विस्तृत रूप से भारी वर्षा करते हैं, तो इसका ये कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर 5वां अपने पढ़ते हैं, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित होता है। कारण तो आपको पता है
कि राजस्थान गुजरात का कुछ भाग, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश सूखा संभावित होते हैं, क्योंकि मानसून के दौरान यहाँ पर बरसात कम होती है। उसका कारण क्या है? पवनें पर्वतों पर आर्द्रता लिए हुए आती है, तापमान में कमी, अधिकतर आर्द्रता घाटों की पवनमुखी ढालों के वर्षण के रूप में खो देती है। जब वे पवनमुखी ढाल पर पहुंचती है तब वे शुष्क ही हो चुकी होती है, यानी जब तक वो राजस्थान में पहुंचती है बरसात करने के लिए वो पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है वो पवनें। फिर देखिए ये क्वेश्चन हो गए। फिर पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव, दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्रता, वर्षण में विभिन्नताएं मौजूद हैं। तो ये उसके कारण और निवारण दोनों हैं, यानी कि मेन कारण और उदाहरण दोनों इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री रहता है, अंडमान निकोबार में, केरल में दिन व रात के तापमान में कम भिन्नता होती है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। फिर देखिए मानसून अभिक्रिया की व्याख्या। किसी भी क्षेत्र की वायुदाब, उसकी पवनें, अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान, वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करती है। भारत में जलवायु मौसमी संबंधी अवस्थाएं वायुदाबीय अवस्थाओं को संचालित करती हैं। और इसके बाद इसका आंसर है वायुदाब, धरातलीय पवनें, जेट धाराएं, ये सारी की सारी चीज़ें, ये तीनों की तीनों चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। किसको? मानसूनी अभिक्रिया। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या है ये। वायुदाब, धरातलीय पवनें इसको प्रभावित करती हैं, जेट धाराएं भी, और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भी इनको प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं। तो देखिए नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है, ये इसका आंसर है। मौसम प्राय साफ रहता है, तापमान कम रहता है, मंद हवाएं चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे यानी तापमान बढ़ता है, तापमान यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे होते हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है। हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमपात यानी कि बर्फ़ गिरती है। इस ऋतु में देश के पूर्वी भागों में व्यापारी पवनें चलती हैं। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें। रबी की फसल के लिए ये शीतकाल में वर्षा जो होती है मावठ की, वो रबी की फसल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर देखिए भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं, ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए क्या विशेषताएं? मानसून की अवधि जून से प्रारंभ सितंबर के मध्य 100 से 120 दिन के बीच की होती है। और ये कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और ये भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे आराम से इसको देख सकते हैं। अब देखिए कुछ और भी हैं, मानचित्र पे आधारित हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है कि मानचित्र के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। आपको भारत के मानचित्र पर इन चीज़ों को दर्शाना है। मैप के अंदर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कि चित्र में दिया भी हुआ है। आप बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ दिया हुआ भी 400 से अधिक वर्षा क्षेत्र वाले स्थान कौन से थे। 20 सेंटीमीटर वाले कौन से हैं? तो इसमें देखिए कै और खै, इसमें उत्तर भी लिखा हुआ है। कै और खै जो हैं यानी 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले और 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र इस चित्र में दर्शाए गए हैं। देखिए ये चित्र हैं, जो ब्लैक कलर है ये तो है। इसमें तो ये कहा गया कि 400 से अधिक बरसात होती है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है कि 400 सेंटीमीटर वाले को ब्लैक से दर्शाया गया, जबकि 20 रेनफॉल वाले को डॉट डॉट से दर्शाया गया। तो ये देखिए ये जो राजस्थान है अपना, उसका जो जैसलमेर का साइड है, ये जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, वहाँ 20 से भी कम बरसात होती है। और उसके बाद देखिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा। तो देखिए इसके नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया है, ये रहा। इसमें ये शो किया गया है कि भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है तिरुवनंतपुरम 1 जून केरल से प्रवेश करता है और ये आगे बढ़ता जाता है अपने राजस्थान में। समथिंग 1 जुलाई या 15 जुलाई को प्रवेश करता है और कुछ 1.5 महीना 1 सितंबर को वापस लौटने लग जाता है। तो ये आने की स्थिति को दर्शाया गया है, यानी कि इस चित्र और इस चित्र में इन तीनों प्रक्रियाओं को दर्शाया गया। तो ये हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे।
कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने पहले और कुछ इसमें से करवाए, यानी कि दोनों को मिला के करवाए हैं। तो ये जो लेसन था हमारा जलवायु वाला, ये आज कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। ये हमारी द्वारा की गई मेहनत है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है हर जगह से। जितने भी क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं ये कलेक्ट किए हुए डाटा से हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।